चलिए, तो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये शॉर्ट रिवीजन। और इसके अंदर आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिनका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर फटाफट से एक ये क्विक रिकैप है 3 चैप्टर्स का। ऐसे ही ये डेली चलेगा और 3 3 चैप्टर करके हम लोग फटाफट रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इसके अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पक्का पूछते हैं, केस स्टडी जिसमें से आती है 5 to 6 मार्क्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मैनेजमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैनेजमेंट की बेसिक सी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? अपने गोल्स को अचीव करना। अब गोल्स को कैसे अचीव किया जाए? दो तरीकों के साथ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, पहले हमें ये समझना है। तो देखो, अब इस फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, प्रोसेस, इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। तो मैनेजमेंट के अंदर हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कंटिन्यूअस बेसिस पे चलते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम चीजें कैसे करेंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किस तरीके से करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? टास्क को अचीव करना, कंप्लीट करना, गोल अचीव करना, ये होता है इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, वो होता है एफिशिएंट। तो अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क करेक्टली तो करना लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब अगर मैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये आपने ध्यान रखना है, मैनेजमेंट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, मतलब एवरीवेयर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट यूज होता है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मैनेजमेंट लगा दी किसी चीज में और आप उसको रोक के आगे काम नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट में कॉन्टिन्यूसली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलते रहते हैं। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मतलब ये कॉन्टिन्यूस वक्त, हालात, जज्बात इसके हिसाब से बदलता रहता है। जैसे जैसे टाइमिंग चेंज होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, वैसे वैसे मैनेजमेंट में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, इसलिए बोला गया डायनामिक। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बस वी कैन फील इट, हम फील कर सकते हैं। अगर हमारा गोल इजीली अचीव हो रहा है तो दैट मीन्स हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, हम उसको देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंट को फील कर सकते हैं। और आखिरी, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 बेसिक डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैंने इसको इस तरीके से बच्चों को बताता हूँ कि क्या काम करना है, ठीक है, कैसे काम करना है और किसके द्वारा काम किया जाएगा। क्या काम करना है, दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कौन काम करेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और किस तरीके से काम करेगा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट में ये बेसिक 3 चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट टॉपिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहां से मेन एक केस स्टडी आई हुई है एक बार एग्जाम में 6 मार्क्स की। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का, एक खुद के लिए, एक सोसाइटी के लिए और एक अपने इंप्लॉयज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का खुद का ऑब्जेक्टिव। खुद का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? 3 बेसिक खुद के ऑब्जेक्टिव हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। तो सबसे पहला किसी भी बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है खुद जिंदा रहना। अगर हम जिंदा रहेंगे तो आराम से कमाई कर लेंगे। तो पहले खुद जिंदा रहो, खुद जिंदा रहने के बाद फिर धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करो, और अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस की क्या करो, ग्रोथ करो। तो ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बेनिफिट, सोसाइटी के लिए सोचना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव, जैसे एम्प्लॉयज को बेटर सैलरी देना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन देना, तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। एम्प्लॉयज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल नीड फुलफिल करना, उनका हायर लेवल नीड, उनको ग्रोथ करना, उनकी डेवलपमेंट, और साथ साथ सोशल नीड, उनको रिकग्नाइज करना। तो ये बेसिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहला, दोबारा बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइव करना, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का बेनिफिट, और साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा इंप्लॉयज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इंप्लॉयज को अच्छी सैलरी देना, उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल करना, उनकी सोशल नीड फुलफिल करना, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस। अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है?
अगर मैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहला है जी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाती है। एफिशिएंसी मतलब काम हम अच्छे से कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। साथ साथ मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। और मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है जिससे जिसके अंदर चीज जो चेंजेस है वो इजीली अडेप्ट हो सके, हम उसको आसानी से ऐसा बोल सकते हैं, हम उसको इजीली अडेप्ट कर सके, चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। और आखिरी, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। तो अगर मैं मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, पहला, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी बढ़ाती है, हमारी डेवलपमेंट करती है सोसाइटी की, गोल्स अचीव करने में मदद करती है। साथ साथ मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्टिन्यूस चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मदद करती है। और साथ साथ हमारे पर्सनल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। तो ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हो गई। अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट के 3 लेवल बेसिक हो गए। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, एक छोटी सी केस स्टडी आएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पर्सन है ये कौन से लेवल से बिलोंग करता है, और साथ में आपको उनके फंक्शंस बताने होंगे। ठीक है, तो आपको पहले ध्यान रखना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेन 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक ऑपरेशनल लेवल। 3 लेवल पे मैनेजमेंट काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसको एक पिरामिड्स की फॉर्म में दिखाया जाता है, सबसे ऊपर टॉप लेवल हो गया, बीच में मिडिल लेवल हो गया, लास्ट में लोअर लेवल हो गया। ये मैनेजमेंट के लेवल होते हैं पिरामिड की फॉर्म में। और सबसे नीचे मैनेजमेंट जिस पे कंट्रोल करती है वो होते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, दैट इज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज पर कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल में क्या क्या कौन कौन आता है। तो हमारे टॉप लेवल के अंदर आ जाते हैं हमारे सीईओ, सीएफओ, ठीक है, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमारे टॉप लेवल में आ जाते हैं। मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, मिडिल लेवल में आते हैं मैनेजर्स। कौन कौन से, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आते हैं मिडिल लेवल में। और तीसरा, ऑपरेशनल लेवल के अंदर आते हैं क्लर्क, जो काम पे ध्यान देते हैं। अभी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेशली फ्योल के प्रिंसिपल्स में। तो इसके अंदर बेसिकली क्लर्क आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया वो आगे पास ऑन हो रहा है, एम्प्लॉयज वैसे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट हो गई। इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। ठीक है, उसको फॉलो कौन कर उसको आगे पास ऑन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल जो ऑर्डर देगा उसको फुलफिल कौन करेगा, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो एक एक करके फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनका मेन काम क्या होता है, ध्यान देना। ये क्या करते हैं, इनका मेन काम होता है जितने भी अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज, जो भी उनका काम होता है उसको कोऑर्डिनेट करना, उनको गाइड करना, अरे भाई तुमने ये काम करना है, काम को आगे डिवाइड करना और उन पर कंट्रोल रखना। वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में सोचना, बिजनेस कैसे डील करेगा, बिजनेस कैसे चलेगा आगे उसके बारे में सोचना, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाना, बिजनेस के गोल्स डिसाइड करना, ये सारा फाइनेंशियल लेवल का काम होता है। सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, वेलफेयर और सर्वाइवल के बारे में सोचना, एनालाइज करना बिजनेस कैसे काम करेगा ताकि बिजनेस चलता रहे, सर्वाइव करता रहे, और साथ साथ बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। इसके बाद मिडिल लेवल क्या करेगा, ये जो टॉप लेवल ने बनाया उसको आगे पास ऑन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, आगे सुपरवाइजरी लेवल को, एम्प्लॉयज को समझाना कि भाई कैसे काम करना है, क्या काम करना है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। साथ साथ इम्प्लॉयज की जो रिक्रूटमेंट है, इम्प्लॉयज को जो भर्ती करना होता है, वो ये सारा काम मिडिल लेवल करता है। ये इंश्योर करता है कि इम्प्लॉयज प्रॉपर रहें हर एक डिपार्टमेंट में। यही सारी ड्यूटीज असाइन करता है, कौन क्या काम करेगा ये मिडिल लेवल डिसाइड करता है। साथ में इम्प्लॉयज को मोटिवेट रखने का काम इन्हीं का होता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कॉपरेशन बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। तो देखो बड़ा सिंपल है। पहला, पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई उसको आगे पास ऑन करना, साथ में इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में रहे, एम्प्लॉयज को फिल करने का काम इन्हीं का होता है, उनको ड्यूटीज असाइन करना, काम सौंपने का काम इन्हीं का होता है, मोटिवेट करने का काम इनका होता है, और साथ में हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बन के रहे, ये काम भी इन्हीं का होता है। और आखिरी है सुपरवाइजरी लेवल, इनका काम क्या होता है, इनका काम है निगरानी रखने का, बिल्कुल जैसे आपके स्कूल्स में पीटीआईज होते हैं वो बच्चों को कंट्रोल करके रखते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही। तो इनका काम है ओवरसी द एफर्ट्स, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कर, पास ऑन इंस्ट्रक्शन, जो आगे मिडिल लेवल ने जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको आगे पास ऑन करना, मैनेज एम्प्लॉयज को पास ऑन करना किसको क्या काम करना है, एम्प्लॉयज जो वर्कर्स के एफर्ट्स हैं उन पे ध्यान रखना, और साथ में ये ध्यान रखना कि क्वालिटी प्रोडक्ट की बनी रहे, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे।
एम्प्लॉयज उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमने जैसे जो क्वालिटी डिसाइड की होगी उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, और साथ में वेस्टेज ना करें एम्प्लॉयज। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फैक्ट्री के अंदर अगर एम्प्लॉयज पे ध्यान ना रखा जाए तो वो बातों में लग जाते हैं, काम नहीं करेंगे, और अगर काम करेंगे भी तो खराब करेंगे। तो ये सारा काम एक सुपरवाइजर का होता है, वो ध्यान रखता है अरे भाई तो आप ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे, डांटता है उनको, पनिशमेंट देता है, रिवॉर्ड देता है, ये सारा काम सुपरवाइजर का होता है। और अगर एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम है तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम सुपरवाइजर का होता है। एम्प्लॉयज की कोई ग्रीवियंसेस होती हैं तो उसको भी मिडिल लेवल तक सुपरवाइजर ही पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हो गए हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट इज साइंस बट मैनेजमेंट का नेचर क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट के नेचर में तीन टॉपिक बनते हैं हमारे। मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना, साइंस के तीन फीचर, आर्ट्स के तीन फीचर और प्रोफेशन के तीन चार फीचर हम डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे क्या मैनेजमेंट उनमें उसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर फिट बैठ रहा है तो मैनेजमेंट साइंस या आर्ट्स या प्रोफेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला, साइंस में क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अंदर जो साइंस के रूल्स बने हैं वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स थ्योरी पे बेस्ड बने हैं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बने हैं। और मैनेजमेंट में भी ऐसा है, मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फ्योल एंड टेलर की थ्योरी। ठीक है, मैनेजमेंट जो साइंस है, साइंस के अंदर जितने भी रूल्स बने हैं वो रिपीटेटिवली एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हैं, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स में, और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में भी जो भी रूल्स बने हैं वो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हैं। जैसे फ्योल के अगर हम पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हैं। और एक पॉइंट और है साइंस से रिलेटेड, यूनिवर्सल वैलिडेट। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में, मतलब दैट मीन्स अर्थ में एक जैसे लगते हैं। जैसे ह्यूमन टेम्परेचर आप कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वो हर जगह सेम है। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो हमें टाइम टू टाइम, लोकेशन टू लोकेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन हमें मॉडिफाई करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इंडिया में वर्क कल्चर अलग है, यूएसए में वर्क कल्चर अलग है। तो इंडिया के जो रूल्स हैं, जो एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो अलग होंगे और यूएसए के अलग होंगे। तो इसीलिए ये टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन, एरिया टू एरिया, ज्योग्राफिकली चेंज होता रहता है। तो ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट का फिट नहीं बैठता, इसका साइंस का फिट नहीं बैठता मैनेजमेंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये बोला कि जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बल्कि क्या है, एक अप्लाइड साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन क्या दिया? हमने कंक्लूजन दिया, हम सीधा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट साइंस है, तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। अच्छा, नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट को हम एज एन आर्ट कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं आर्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम फिट करके देखते हैं क्या वो मैनेजमेंट में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो सबसे पहला, आर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्ट में क्या है जी, आर्ट का मतलब बेसिकली है क्या, आर्ट मीन्स कला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेसिक अगर मैं एग्जाम्पल दूं, म्यूजिक, म्यूजिक इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट। तो अब आर्ट में होता क्या है, देर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी, थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट्स के अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने म्यूजिक भी सीखना है तो खाली ये नहीं है कि आप गिटार बजाने लग गए और आपने म्यूजिक सीख लिया, उसके भी पीछे थ्योरी है, उसके भी पीछे बहुत सारी नॉलेज प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आर्ट्स इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। अब टीचिंग है, टीचर भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज है आप टीचर बन गए। टीचिंग के लिए भी पेडागॉजी पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, कैसे किसी बच्चे के बिहेवियर को, उसके फेस को आप देख के बताओगे कि इसको कितना समझ आ रहा है या ये नर्वस तो नहीं है। तो ये सारा टीचिंग के अंदर भी होता है। तो बट मैनेजमेंट के अंदर भी ये है, बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी हर एक एम्प्लॉयज के जेस्चर को, हर एक एम्प्लॉयज के मोटिव्स को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को समझा जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल फिट बैठ गया। नेक्स्ट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट्स में क्या होता है, अब अगर मान लीजिए मैं गिटार बजा रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, अलग तरीके से करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई और पर्सन अलग तरीके से पढ़ाएगा। हर एक पर्सन में यूनिक क्वालिटी होती है, हर एक पर्सन की यूनिक मैनर में वो अपनी नॉलेज को यूज करता है। ऐसे मैनेजमेंट में भी है, अगर मैं किसी चीज को मैनेज कर रहा हूँ अलग तरीके से करूंगा, आपके पेरेंट्स अलग तरीके से करेंगे, आप अलग तरीके से करोगे, हर एक पर्सन अलग तरीके से करेगा। तो ये वाला प्रिंसिपल भी बिल्कुल 100% फिट बैठता है कि भाई यहाँ पे भी क्या है,
अप्लाई होती है नॉलेज पर्सनलाइज वे में, यूनिक मैनर में हम इसको भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये वाला पॉइंट भी मैनेजमेंट पे फिट बैठता है। और लास्ट पॉइंट है जी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप डेवलप होते जाओगे। तो ये मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और ये भी ये आर्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये मैनेजमेंट के ऊपर फिट बैठता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप चीजों को मैनेज करोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। चलो बच्चों देखो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर एक लास्ट पॉइंट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा हमारी जो आर्ट है वो इम्प्रूव होती जाती है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा चीजों को मैनेज करना करें, उतनी ज्यादा हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेजमेंट को यूज करते हैं। तो ये था हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो क्योंकि मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स, आर्ट्स के सारे फीचर्स मैनेजमेंट पे बिल्कुल 100% फिट बैठ जाते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है प्रोफेशन। तो अब प्रोफेशन के लिए हमें करना क्या है? हमें प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिट करके देखने हैं, मैनेजमेंट पे फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखो अब जरा, प्रोफेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला तो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये सब प्रोफेशन हुआ। ये सब प्रोफेशनलिस्ट हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए होता है? बहुत स्टडी करनी पड़ती है, प्रॉपर डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अब लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, प्रोफेशन के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट पे फिट नहीं बैठते। अब क्या क्या फीचर है वो जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला फीचर ये है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए प्रॉपर एग्जाम देना है, एमबीबीएस करनी है तब डॉक्टर बन सकता है। हर कोई सीए बनना चाहता है तो सीए नहीं बन सकता, उसके लिए प्रॉपर लेवल्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट। तो एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट पे फिट नहीं बैठता, जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे सीए अगर किसी को करना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। अगर किसी को एमबीबीएस करना है तो आईसीएमआर है। तो इस तरीके से प्रॉपर काउंसिल है, इंडियन मेडिकल काउंसिल है जो एमबीबीएस के एग्जाम, एमबीबीएस कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से बार काउंसिल है जो लॉयर्स के ऊपर कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हर एक का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा एसोसिएशन है नहीं। ठीक है। तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जो मैनेजर्स को ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी फिट नहीं बैठता। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जो डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, इनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिनको इनको फॉलो करना होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन करते टाइम सीजर पेट में छोड़ दिया या कुछ पेट में छोड़ दिया, टॉवल पेट में छोड़ दिया, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा कि आपने अच्छे से क्यों नहीं किया, ऑपरेशन वगैरह क्यों नहीं किया। तो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। सीए के अगेंस्ट भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर कोई सीए कोई गलत इनकम टैक्स रिटर्न भर देता है या कुछ फ्रॉड कर देता है तो वो कंपनी को बचा लेता है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होता है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर प्रोफेशन में होता है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेचुटरी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बिजनेसमैन जिसको मर्जी चाहे लूट सकता है, जितना मर्जी चाहे कमा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। ये वाला पॉइंट भी फिट नहीं बैठता। प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, लेकिन जबकि जो मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैनेजमेंट पे फिट नहीं बैठते जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किए हैं। तो क्योंकि मैनेजमेंट पे इतने सारे फीचर्स फिट नहीं बैठते तो हमने ये बोला कि भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। हालांकि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए। ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, अप्लाइड साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस है, और आर्ट 100% है। तो हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज इनएग्जैक्ट या अप्लाइड साइंस। ठीक है। तो ये इसके नेचर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसका एक लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पे ना दो चीजों में कंफ्यूजन होती है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय बिठाना, तालमेल बिठाना, सिंक्रोनाइज करना एक्टिविटीज को, सिंक्रोनाइज करना एक्टिविटीज को। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसको अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में अपनी सारी सब्जेक्ट्स को हैंडल करना पड़ेगा, तभी वो जाके बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब कोऑर्डिनेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है जब आप फुटबॉल का मैच देखते हो। गोल करने के लिए हर एक प्लेयर टू प्लेयर बॉल पास होती है और देन गोल होता है। तो कोऑर्डिनेशन, आपस में उनका क्या है? तालमेल बना हुआ है। अब मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है?
क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो सभी इंप्लॉयज को एक कॉमन डायरेक्शन में काम करना होगा। अगर इंप्लॉयज कॉमन डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा ही नहीं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्या ऐसा खास है कोऑर्डिनेशन में। तो सबसे पहला ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है ग्रुप एफर्ट्स को। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबके ग्रुप एफर्ट्स को इकट्ठा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल मैच गोल करना है तो सभी प्लेयर्स को एक साथ अपना एफर्ट दिखाना होगा, सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब कोच सिखाता है, कोच जो होता है वो प्लेयर्स के बीच में फ्रेंडली मैच रखवाता है ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बन सके, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराता है ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आ सके। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब सभी एक डायरेक्शन में चलें, ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, यूनिटी होनी चाहिए, सभी एक एक गोल की तरफ चलें। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार होने वाली चीज है। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है एक बार कर दिया खत्म। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, पीरियड्स के साथ। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अच्छा, इट इज परवेसिव फंक्शन, हर एक लेवल पे, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे ये जरूरी है। और साथ साथ ये डेलिब्रेट फंक्शन भी है। एक बिजनेस में हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है, और साथ साथ डेलिब्रेट है, मतलब ये जानबूझ के क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयज के बीच में। ये हम आगे पढ़ेंगे जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार ज्वाइन करता है। जैसे आप लोगों ने भी ये फेस किया है, जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में ज्वाइन करता है तो उसको सबके साथ, क्लास में जो टीचर होता है वो सबके साथ एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराता है कि बच्चों ये हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है। आपने कभी देखा हो अपनी जूनियर क्लास में, जब आप नर्सरी केजी एलकेजी वगैरह में थे, तो टीचर इंट्रोड्यूस कराता है, वो इसीलिए कराता है ताकि आप लोग उस एनवायरनमेंट में आराम से सेटल हो जाओ, और उसके बाद धीरे धीरे आपके साथ कोऑर्डिनेशन बाकी बच्चों का भी कराया जाता है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, जब एम्प्लॉय जाता है तो जानबूझ के उसका सबके साथ मिलाया जाता है, उसको थोड़ा उस एनवायरनमेंट का यूज टू कराया जाता है, और बाद में उसके साथ क्या कराया जाता है, और सबका कोऑर्डिनेशन क्रिएट करवाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम एक साथ चल सके। अच्छा, और साथ में ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करवाना डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट हो गए। तो अब देख लो, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट सबको इकट्ठा कर देता है, यूनिटी इंश्योर करता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव है, परवेसिव मतलब सभी लेवल्स पे होता है। मैनेजमेंट में 3 लेवल पड़े थे ना, टॉप मिडिल लोअर, तो सभी लेवल्स पे ये होता है। और साथ में ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जानबूझ के क्रिएट कराता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, आपने की पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी चीजें तो आप लिख सकते हो। परवेसिव मतलब क्या है, ऑल लेवल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजर की। ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आप खुद इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। देखो, ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट है इसका, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो अब उसमें काम करवाना है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहां पे जितने इन लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, इन लैक्स ऑफ मैनेजर्स काम करते हैं, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जानबूझ के कराया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रन कर सके। नहीं तो इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, काम होगा कैसे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा एक एम्प्लॉय का दूसरे के साथ। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो कर रहा होता है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि उनके एफर्ट्स को क्या कहा जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके। अच्छा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का जो माल बना रहा है, एक डिपार्टमेंट है सेल का जो माल बेच रहा है, एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एक डिपार्टमेंट है परचेज का जो गुड रॉ मटेरियल खरीद रहा है। ठीक है, अलग अलग, एक डिपार्टमेंट है इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देता है, तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो ऐसे में उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन में माल ज्यादा से ज्यादा बिके, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अब एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सैमसंग कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, आर एंड डी डिपार्टमेंट ने कुछ नई इन्वेंशन करी। अब नई इन्वेंशन करी, कुछ नई रिसर्च करी, अब उस रिसर्च के हिसाब से वो एक नया फोन या कुछ नया सॉफ्टवेयर रिसर्च कर लिया, उन्होंने बना लिया। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर है उसको कस्टमर तक बेचना है। ठीक है, अब कैसे बेचा जाएगा, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट उस फोन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल के हिसाब से, उस रिसर्च के हिसाब से उस फोन को बनाएगा। तो अब आप देख रहे हो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो गया, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो रहा है। एक
एक समन्वय क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये जब डिफरेंट फंक्शंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत जरूरी होता है कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। और आखिरी स्पेशलाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फील्ड में स्पेशलाइज होना चाहता है तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। एम्प्लॉय को स्पेशलाइज करना चाहता है ताकि उनका एडवांटेज ले सके, उनका अपना बिजनेस का काम करवा सके, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू रिकंसाइल द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो अगर अलग अलग स्पेशलिस्ट से आपने कुछ काम करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स थे ये चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, अब आगे आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो इसके अंदर हम दो मेन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है और एक फेडरिक विजडम टेलर, इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। ठीक है, तो हमें दो प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स को पढ़ना। एक सेकंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना ये प्रिंसिपल्स को तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना कुछ दो तीन पॉइंट है। सबसे पहले मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये होते क्या हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। अब पहले ध्यान से सुन लो, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, कुछ गाइडलाइंस है, मतलब फॉलो करो या ना करो आपके ऊपर है। एक गाइडलाइन दे दी कि भाई ऐसा करना चाहिए, अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे वो आपको देखना। अच्छा, किस लिए है ये? ताकि मैनेजर जो है वो डिसीजन ले सके, ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज आ सके। तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो अब ये है क्या, एक बार इसके फीचर देख लेते हैं कि प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं इससे होगा क्या, क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले ये गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन है। ये बनी कैसे है? ये बनी है जी प्रैक्टिस से, हमने पढ़ाई था। जो मैनेजमेंट है उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस से बने हैं। साथ साथ ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह इन प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल अभी मैंने बोला ना चेंजेस करके, मतलब ये रिजिड नहीं है, हम अब इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, गाइडलाइन है, कंपलसरी नहीं है कि फॉलो करो। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, ये बनी किससे है? गाइडलाइन प्रैक्टिस से बनी है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल हो सकती है, और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हम इसमें अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, साथ में कंटीजेंट है। कंटीजेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये प्रिवेलिंग सिचुएशन पे डिपेंड करती है और सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट इज बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब ये बेसिकली ह्यूमंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ह्यूमन के बिहेवियर को देखती है और उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो ये इसके कुछ फीचर है, प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ये पढ़ क्या रहे हैं, क्या मिलेगा उससे पढ़ के। तो जनरल गाइडलाइन प्रैक्टिस से बनी है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, फ्लेक्सिबल है, कंटीजेंट है और बिहेवियरल है। अभी आपको की पॉइंट ध्यान होने चाहिए, अब इसके अंदर आपको एक्सप्लेन खुद कर सकते हो, बट ये की पॉइंट्स, मेन मेन की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्या है। अच्छा नेक्स्ट, अब शुरू करने जा रहे हैं। अब फीचर्स तो हमने पढ़ लिए, अब क्यों क्यों पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स की। इसको पढ़ के होगा क्या, इसको सीख के होगा क्या? तो सबसे पहले ये मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इनसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को रियलिटी शो करता है कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे इसको अगर हम अभी आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो किस तरीके से प्रिंसिपल डिजाइन किए गए हैं ताकि रिसोर्सेज मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना इस चैप्टर में, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम प्रिंसिपल्स यूज करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और साथ साथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है अच्छे से हर एक चीज को कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग। और साथ में ये साइंटिफिक है, थॉटफुल डिसीजंस, हम साइंटिफिक डिसीजन ले पाएंगे अगर हम इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। थॉटफुल डिसीजन ले पाएंगे, ढंग से हर एक चीज को असेस करके अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, और साथ में हम चेंजिंग इन्वायरमेंट को, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है हम उससे मीट कर पाएंगे, उसके साथ कोप अप कर पाएंगे। जैसे कोविड आया था, कोविड टाइम में एजुकेशन सेक्टर पूरा चेंज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर पूरा चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो कोप अप कर पाए जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आया था उसके साथ। और साथ में हमारी जो भी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको भी हम फुलफिल कर पाएंगे। और मैनेजमेंट, और ये बेसिस क्रिएट करता है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन का, मतलब जो भी हमारे मैनेजर हैं उनको हम, अगर हम इसको फॉलो करें तो मैनेजर की ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, इन सब के लिए एक प्रॉपर वे क्रिएट हो जाता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। मेन फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स को ध्यान रखना कि क्या इसके अंदर खास बात होती है। ठीक है, अब एक एक करके प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बार आप देख लो, ये फीचर्स थे हमारे। अब एक एक करके प्रिंसिपल स्टार्ट करने हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो बहुत इजी है, फ्योल के। ठीक है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना, फ्योल और टेलर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके हैं? हेनरी फ्योल। और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके हैं? एफ डब्ल्यू टेलर। एक बार तो एग्जाम में फुल फॉर्म फुल पूछ ली थी एफ डब्ल्यू टेलर की, तो फ्रेडरिक विजडम टेलर। ठीक है, ये हेनरी फ्योल है। तो अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। छोटे छोटे टास्क में हम वो काम को बांट देंगे। इससे होगा क्या? और छोटे छोटे टास्क में काम को बांट दिया और हर एक पर्सन को एक स्पेसिफिक टास्क दिया उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाना है, इसमें एग्जांपल इन्होंने टेबल का ही दिया था। तो हमने उसके 4 पार्ट्स कर लिए। एक पर्सन उसके लेग्स बनाएगा, एक पर्सन अपर बोर्ड बनाएगा, एक पर्सन उसको टाइट करेगा या वेल्ड करेगा, और एक पर्सन उस पर पेंट करेगा। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग काम डिवाइड कर दिए और हर एक काम एक पर्सन को दिया। जो वेल्डिंग में स्पेशलाइज्ड है उसको वेल्डिंग करने का या उनको नट नट बोल्ट कसने का काम दिया। जो पेंटिंग में स्पेशलाइज्ड है उसको पेंटिंग करने का काम दिया। जो कारपेंटर है उसको कारपेंटिंग का काम दिया, लेग्स वगैरह बनाने का, या जो भी जिस हिसाब से भी आपको टेबल बनाना है। तो बेसिकली ऐसा करने से होगा क्या? इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और जो आपका इफेक्टिव और एफिशिएंसी का हमारा जो गोल होता है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्योल ने कहा कि एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम जिसको, आप किसी को ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, आप किसी को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते जब तक आप उसको प्रॉपर अथॉरिटी ना दो। आपने किसी को पावर ही नहीं दिया और आप उसको पनिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और ऐसा इसलिए ताकि कोई पर्सन जिसके पास मान लीजिए अथॉरिटी है, जैसे कोई हाई रैंक पुलिस ऑफिसर है और वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज करता है, तो वो भी ना हो। ठीक है, अथॉरिटी है साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा? सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर होगा। एक बैलेंस अगर हम क्रिएट करते हैं तो कोई भी पर्सन अपनी जो पावर उसको मिली है, अथॉरिटी मिली है, उसका मिस यूज नहीं करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। डिसिप्लिन का मतलब आप सबको पता है, ओबीडेंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए और उसका प्रॉपर ओबीडेंस, मतलब उसको हर एक पर्सन फॉलो करे। मतलब क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और हर एक पर्सन को पता भी होना चाहिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। और प्रॉपर जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। अगर कोई उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो उसको पेनल्टी भी उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों एक साथ चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखना। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक टाइम पे एक पर्सन को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। देखो, employee each employee should receive order from one superior only and he should not be responsible to more than one superior। तो एक टाइम पे एक पर्सन को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए और वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। इससे क्या होगा? इससे एक सीधा सा बेनिफिट होगा, इंप्लॉय कंफ्यूज नहीं होगा, क्योस सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। और उसको पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका माइंड बिल्कुल फोकस्ड होगा कि हाँ मुझे ये काम दिया गया, मैं ये काम करूंगा। अगर 10 लोग एक साथ उसको ऑर्डर दे देंगे कि भाई मेरा ये काम कर दे, मेरा क्योस क्रिएट हो जाएगा, और क्योस क्रिएट होगा तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये सीधी सी बात बोलता है भाई, सभी लोग एक कॉमन गोल की तरफ फोकस्ड होने चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में। जो भी लोग हैं, जो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, लेकिन कॉमन गोल एक होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये सिंपल सी बात बोलता है, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूव टुवर्ड सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस्ड एफर्ट्स। तो सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। वन हेड वन प्लान। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, और हर कोई पर्सन उसकी तरफ कॉमन मूव करे। ठीक है। इससे होता क्या है? इससे एक ही बात होती है, और वो है एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। देखो, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान देखना, ये सिंपल सी बात बोलता है, सबऑर्डिनेशन किस चीज का? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ओवर जनरल इंटरेस्ट। मतलब ये कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है जनरल के। मतलब
हम ऑर्गेनाइजेशन की बात मानेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेंगे, हम जनरल इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नहीं देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी, आपको उसको ही फॉलो करना है। तो प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओवर एंड अबव द प्रायोरिटी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सीधी सी बात बोलता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या होता है भाई, देखो कह रहा है एम्प्लॉय को रेमुनरेशन मिलनी चाहिए इनएडिक्वेट, एडिक्वेट सॉरी, इन एडिक्वेट का मतलब जितना के वो कैपेबल है उतनी रेमुनरेशन मिलनी चाहिए, जितनी की वो उसके पास नॉलेज है, एजुकेशनल स्किल है, उसी के हिसाब से उसको रेमुनरेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपका रिश्तेदार है तो उसको ज्यादा पैसे दे दो। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, फेयर होना चाहिए। ठीक है, और जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके, उतना रेमुनरेशन उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये कहता है, ये सेम वैसे ही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, वैसे ही है ये। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है देखो, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर सेंटर्ड करना, पावर एक इन हैंड रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर बांट देना। तो यहाँ पे ये भी वही बोलते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। मतलब हमें कुछ फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मैनेजर्स को अपने पास रिटेन करनी चाहिए, और बाकी अथॉरिटी स्प्रेड कर देनी चाहिए। जो मेन डे टू डे डिसीजन रिलेटेड अथॉरिटी है वो अपने इंप्लॉयज में डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए, बांट देनी चाहिए। इससे क्या होगा, काम जल्दी होगा। अगर हम सारा डिसीजन अपने पास रखेंगे एक छोटे छोटे काम के लिए, अगर इंप्लॉय हमारे पास आएगा परमिशन लेने के लिए, तो काम कितना डिले होगा। तो हमें मेन पावर अपने पास रखनी है फाइनल, और बाकी पावर बांट देनी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन बैलेंस होना चाहिए, काम की बात अपने पास, बाकी बांट दो। नेक्स्ट है स्केलर चेन। ये बहुत जरूरी है। ये इन्होंने बोला कि स्केलर चेन है क्या, एक अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लोअर लेवल सुपरवाइजर कैसे अपने बॉस से कनेक्ट करेगा। अगर मान लो उसको अपने बॉस को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, सीईओ को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे देगा, या सीईओ ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो कैसे देगा। तो इन्होंने कहा एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होगी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की एक प्रॉपर चेन होगी, जो अपर लेवल से लोअर लेवल तक जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने एक चेन बनाई, एक पिरामिड टाइप और एक ट्रायंगल टाइप। इन्होंने एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी बनाई जो टॉप से बॉटम की तरफ जाएगी। और अगर आपको किसी को कम्युनिकेशन देना है तो आप अपने नेक्स्ट लेवल वाले के को ही दे सकते हो। ठीक है, दिस शुड नॉट बी वायलेट, इसको वायलेट नहीं करना। अगर इमरजेंसी होगी तो उस केस में एक इन्होंने शॉर्टकट दिया जिसको बोला गैंग प्लैंग। मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो एक पर्सन को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो एक प्रॉपर चैन में ही ड्रॉ करेगी, एक प्रॉपर स्केल में ही जाएगी। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे सकता। और अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में इन्होंने एक शॉर्टकट बताया जिसको नाम बोला, नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया गैंग प्लैंक। एक मिनट, ये, हाँ ये, अगर कोई शॉर्टकट है, कोई इमरजेंसी है तो उस केस में इन्होंने एक शॉर्टकट दिया कि आप जाके सीधा बात कर सकते हो, तो उसको बोला गया गैंग प्लैंक। ठीक है, ये गैंग प्लैंक ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान देते जाना फटाफट। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर। ये क्या कह रहा है, ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब है पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए कोई भी चीज, मतलब हर एक चीज की एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड। हर एक चीज ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए। जैसे आप लोगों का अपना रूम होता है ना, उसको आप तहस नहस करके रखते हो तो वो नहीं चलेगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रूम होना चाहिए, एक प्रॉपर। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर हर एक चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हर एक चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो एम्प्लॉयज को कोई कोई टूल चाहिए तो वो प्रॉपरली टाइमली मिल जाएंगे, इससे टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है समानता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर एक सेक्स, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनैलिटी के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। काइंडनेस एंड जस्टिस का बिहेवियर होना चाहिए मैनेजर में टुवर्ड दी वर्कर। और इससे होगा क्या, देखो जितने भी इंप्लॉयज हैं, कोई सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनैलिटी, किसी के भी बेसिस पे, मेल फीमेल का किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हर एक को एक समान भाव से देखो। इससे होगा क्या,
इससे अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या होगा, लॉयल्टी एंड डिवोशन मिलेगी, एम्प्लॉयज हमारे लिए लॉयल रहेंगे। तो ये इसने बोली बात। और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान देना। स्टेबिलिटी मतलब एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमम, ये वर्ड ध्यान रखना है आपने, एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, एम्प्लॉयज टर्नओवर अगर मिनिमम होगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारा खर्चा बचेगा। देखो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉयज बार बार छोड़ के जा रहे हैं तो नए इंप्लॉयज को हायर करने के लिए प्रॉपर इंटरव्यूज कंडक्ट कराना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, इंटरव्यूअर्स को बुलाना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा भाई। तो इससे बेटर है। और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी खराब होगा कि इसके एम्प्लॉयज बार बार छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए। नए एम्प्लॉयज आएंगे, आप उनको ट्रेनिंग दोगे, उनको काम सिखाओगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा हो जाता है। तो एम्प्लॉयज टर्नओवर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में, इससे क्या होता है, ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। इम्प्लॉयज क्या इसके लिए करें क्या, इम्प्लॉयज टर्नओवर कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है आजकल तो इम्प्लॉयज के साथ कि आप 2 साल से पहले, 1 साल से पहले छोड़ नहीं सकते। एक मिनिमम फिक्स टेन्योर डिसाइड हो जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे कि भाई मुझे निकाल नहीं सकते ये लोग। तो बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, अब ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, इनिशिएटिव लेना मतलब पहल करना। ये क्या बोलता है कि एक मैनेजर को मोटिवेट करना चाहिए, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे भाई वो आगे आए, आगे आए और अपने आइडियाज दें, इनिशिएटिव लें। ठीक है। आगे आए, अपने आइडियाज दें, इनिशिएटिव लें। इससे होगा क्या, टेक फर्स्ट स्टेप एंड विद सेल्फ मोटिवेशन। पहला स्टेप सेल्फ मोटिवेशन के साथ रखें। इससे क्या होगा, इससे नए नए आइडियाज लेके आएंगे एम्प्लॉयज। ठीक है। और साथ में मोटिवेट रहेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पेक्ट रहेगा। वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने प्लान लेके आए सामने। ठीक है। इनिशिएटिव सजेशंस लेके आए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इंप्लॉयज का मोरल बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है स्पिरिट डिकॉप्स, नाम ध्यान रखना है। स्पिरिट डिकॉप्स मतलब मैं नहीं करना, जैसे हमारे रिलीजन में बोलेगे मैं नहीं करते, हम करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट की यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज। टीम स्पिरिट मतलब वही कोऑर्डिनेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैनेजर, अब ये कोऑर्डिनेशन, अभी हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, एम्प्लॉय मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। और वो जानबूझ के क्रिएट करता है डेलिब्रेट एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, यहाँ पे वही पॉइंट आ गया कि टीम स्पिरिट क्रिएट करनी है बिटवीन एम्प्लॉयज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की है। तो मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर्स टू फोस्टर देम टीम स्पिरिट। मतलब मैंने ये काम नहीं किया, हमने ये काम किया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे। और एक ऐसा बोल सकते हैं एम्प्लॉयज के माइंड में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस ये क्रिएट होगा। ठीक है जी। तो ये थे फ्योल के प्रिंसिपल। नेक्स्ट है टेलर के, FW टेलर, फेडरिक विजडम टेलर, पूरा नाम ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब इसने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और साथ साथ उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कैसे करवाया जाए उसके लिए कुछ टेक्निक्स दी हैं। तो अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है इसका, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब साइंटिफिक बातें करो, अंगूठा छाप रूल्स, अंगूठा छाप तरीके मत बताओ हमें, साइंटिफिक मेथड यूज करो, अंगूठा छाप तरीके नहीं। ठीक है। तो देयर इज ओनली वन एंड बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, द मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। मतलब हमें जो भी मेथड हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं वो साइंटिफिकली होने चाहिए, अंगूठा छाप पुराने तक तकियानुसी तरीके नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ताकि बार बार वो स्ट्राइक अगर करने बैठ गए तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे चलेगा। ठीक है। तो शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर्स। अब ये हार्मनी बनेगी कैसे, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, जो ऑनर है, मैनेजमेंट जो है, अगर वो वर्कर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयरिंग शेयर करे, कमीशन की, भाई इतना प्रॉफिट होगा तो आपको बोनस मिलेगा, अगर आप इतनी सेल करवा देते हो तो आपको बोनस मिलेगा। इससे क्या होगा, वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे और स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए क्या करना है भाई, शुड शेयर गेन ऑफ कंपनी विद द वर्कर्स। ठीक है। इससे क्या होगा, वर्कर्स का माइंड बिल्कुल सेट रहेगा। और ये बोला गया दिस रिक्वायर्स मेंटल रिवोल्यूशन, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वन ऑफ फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टू
कोऑपरेटिव। तो अब भाई इसके लिए करना क्या है, इंप्लॉयज के माइंड में मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, मैनेजमेंट का भी और वर्कर्स का भी, और उनको अपना ध्यान फोकस करना पड़ेगा कंपटीशन से कॉपरेशन की तरफ, कि हम मिल के काम करें, मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा ये ना करें, हम सारे मिल के ये काम करें, तो कॉपरेशन के साथ। और आखिरी, थर्ड लास्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यही पॉइंट यहाँ पे दोबारा आ गया कि भाई मैनेजर और एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिवली वर्क करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म में नहीं कि मैंने ये काम नहीं किया। वही स्पिरिट ऑप्स हमने पढ़ा था ना, वही पॉइंट यहाँ पे भी आ गया कि आई विद वी, मतलब ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कॉपरेशन क्रिएट करे एम्प्लॉयज के बीच में, इंडिविजुअलिज्म नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब जितने भी इंप्लॉयज हैं हम उनकी डेवलपमेंट जहां तक उनकी कैपेबिलिटी है उसके वहां तक करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, शुड गिव ट्रेनिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये हो गए 4 पॉइंट। तो अब देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप तरीके नहीं चाहिए, साइंटिफिक मेथड चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए एम्प्लॉयज में, मेंटल रिवोल्यूशन करो, डिस्कॉर्ड लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन के साथ काम करेंगे इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, जहां तक कोई एम्प्लॉय डेवलपमेंट करना चाहता है अपनी, वहां तक उसकी डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। अब इसको फॉलो कैसे किया जाए, अब जरा ध्यान देना, इन्होंने कुछ टेक्निक्स दी थी, अब इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी टेक्निक से, कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहली है, देखिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये टेक्निक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ये जो टेलर ने टेक्निक्स दी हैं, जो इसने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको फॉलो करवाने के लिए कुछ टेक्निक्स दी हैं, तो अब जरा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं। सबसे पहले इसने फंक्शनल फॉर्मेनशिप दी, फॉर्मेनशिप का मतलब होता है सुपरवाइजर्स। अब इसने किया क्या, इसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के काम को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक को नाम दिया, एक के लिए पर्सन रखा प्लानिंग इंचार्ज, और एक के अंदर रखा प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, जो हर एक में चार चार क्लर्क बिठा दिए, हर एक को चार चार लोग ध्यान रखेंगे हर एक का। तो सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज की बात करते हैं, पहला पर्सन इसने बिठाया, फोर फोरमैन्स बिठा दिए प्लानिंग हेड और प्रोडक्शन हेड के अंदर। तो दो ऑफिसर्स रखे, प्लानिंग और प्रोडक्शन ऑफिसर, और उसके नीचे चार चार फोरमैन बिठाए, क्लर्क बिठाए, जो ध्यान रखेंगे कि काम ढंग से कर रहे हैं वर्कर्स या नहीं कर रहे। तो पहला पर्सन जो बिठाया इसने, उसका नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो फटाफट। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है इंस्ट्रक्शंस बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, कैसे काम करना है, कितना काम करना है। तो वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन का काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देखता है, इंस्ट्रक्शंस बनाता है। नेक्स्ट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बताता है कैसे काम करना है, किस रूट से, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम होगा, रूट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये टाइम टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाता है, मतलब काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना खर्चा आना चाहिए, कितना टाइम और कितनी कॉस्ट, इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी क्लर्क, ये डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि डिसिप्लिन अच्छे से रहे। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग इंचार्ज के अंदर चार क्लर्क आ गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी क्लर्क, तो ये चार क्लर्क हो गए। नेक्स्ट है, अब प्रोडक्शन ऑफिसर्स के बीच अंदर फिर चार क्लर्क आएंगे। तो पहला है स्पीड बॉस, इसका काम है मशीनरी स्पीड मेंटेन करना, यानी अगर कोई खराबी आ गई है मशीनरीज में, उसको इंश्योर करना कि इंप्लॉयज जो है अपना काम कंप्लीट करें ऑन टाइम, एक्यूरेसी और कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो ये टाइमली एंड एक्यूरेटली काम कंप्लीट करना, ये इसका काम है। नेक्स्ट है गैंग बॉक्स। गैंग बॉक्स का काम है टूल्स रेडी रखना, टूल्स को रेडी रखना ताकि काम फटाफट से हो सके, ऑपरेशन जल्दी जल्दी हो सके, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए जो भी नेसेसरी टूल्स हैं उसको रेडी रखना। मान लीजिए गैराज है, गैराज में अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे टूल सही जगह पे हों और सारे टूल्स टाइमली मिल जाएं, ये गैंग बॉक्स का काम है, गैंग बॉस का। नेक्स्ट है रिपेयर बॉक्स, इस बॉस इसका काम है प्रॉपर वर्किंग, मशीन जो है वो सारी वर्किंग कंडीशन में रहे हर टाइम 24/7, अगर मान लीजिए काम दिन रात हो रहा है तो अच्छे से काम हो सके। और नेक्स्ट है इंस्पेक्टर, इसका काम है क्वालिटी चेक करना, तो क्वालिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज के अंदर चार हो गए, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा, रूट क्लर्क बताएगा कैसे काम करना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क खर्चा बताएगा कितना टाइम लगेगा कितना खर्चा लगेगा, डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन को इंश्योर करेगा। प्रोडक्शन के अंदर चार हो गए, स्पीड बॉस स्पीड मेंटेन करेगा, गैंग बॉस टूल्स रेडी रखेगा, रिपेयर बॉस रिपेयर करेगा मशीनरीज को अगर कोई खराब हो गई, और इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करेगा। तो ये हो गए पॉइंट्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन।
तो टेलर ने बोला कि हर एक प्रोडक्ट का एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट का एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उसने सिंप्लीफाई कर दिया कुछ काम्स को। जैसे बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ। स्टैंडर्ड फिक्स करना मतलब कितनी क्वालिटी लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड 24 कैरेट आता है, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का भी गोल्ड आता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। मान लीजिए तनिष्क है, वो कहता है जी हमारे यहाँ 22 कैरेट गोल्ड मिलता है। उसने एक क्वालिटी फिक्स कर दी कि इस क्वालिटी के हिसाब से ही प्रोडक्ट हम बेचेंगे। तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देना। अब क्यों ऐसा नहीं है कि 22.5 कैरेट गोल्ड नहीं बिकता, क्यों ऐसा नहीं है कि 21 गोल्ड बिके। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई 24 कैरेट तो गोल्ड ज्वेलरी बन नहीं सकती, तो उसको थोड़ा कम किया जाता है, एटलीस्ट 22 कैरेट तो किया ही जाता है। तो 22 कैरेट, फिर 20 कैरेट, फिर 18 कैरेट, फिर 16 कैरेट, इस तरीके से होता है। अब शू साइज है, शू साइज क्यों 7, 8, 9, 10 इस हिसाब से है, 10.5 क्यों नहीं है फिर सीधा 11 है। जीन्स आती हैं, वो ऐसा क्यों है कि जीन्स 28 आती है, फिर देन 30 आती है, फिर 32 आती है, 28.5 क्यों नहीं आती, 29 क्यों नहीं आती। एक स्टैंडर्ड फिक्स किया और साथ में सिंप्लीफाई कर दिया प्रोडक्शंस को। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन, एलिमिनेट कर दिए फालतू की जो वैरायटीज थी, जो फालतू के साइज थे, जो डायमेंशन थी, उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको हटा दिया ताकि प्रोडक्ट और सिंपल बन सके। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, इसके अंदर इन्होंने कहा गया कि हर एक प्रोडक्ट को बनाने का कोई बेस्ट मेथड देखेंगे जिसमें कम से कम कॉस्ट आए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो और कस्टमर सेटिस्फाई रहे। तो देखो, इन्होंने बोला मेथड स्टडी ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, बेस्ट मेथड ढूंढना। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम लगेगी और साथ में क्वालिटी बढ़ेगी जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा 100%। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब मोशंस को देखना, अननेसेसरी मोशंस को, अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों की क्लासरूम 3rd फ्लोर पे है, और मान लीजिए अगर कोई मार्कर या चौक चाहिए तो ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़े लेने, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, टीचर भी जाएगा या स्टूडेंट भी जाएगा। तो अननेसेसरी मोशंस को रिमूव कर दिया। मान लीजिए हमें कोई टूल चाहिए, फैक्ट्री के अंदर हमें कोई टूल चाहिए और टूल लेने के लिए हमें 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, या रॉ मटेरियल लेने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट कर दिया, मोशन स्टडी। इसके अंदर स्टडी की गई मूवमेंट की, और साथ में क्या किया, एलिमिनेट कर दिया गया अननेसेसरी वेस्टफुल मूवमेंट्स को। ठीक है, ताकि टाइम क्या हो सके, लेस टाइम लगे और काम अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमने हर एक प्रोडक्ट को, हर एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए और वर्कर कितना टाइम लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से हमने ये चेक किया, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम बनाया ताकि लेबर्स को उतना ही टाइम में वो काम कंप्लीट करना है और उस हिसाब से ही उनको सैलरी मिलेगी। इस चीज़ के लिए हमने एक प्रॉपर टाइम स्टडी करवाई। तो इसमें स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में, एक रोड बनाना है, रोड बनाने में हमें मान लो 20 दिन का टाइम लगेगा, तो 20 दिन का टाइम लगेगा, आप कितने लेबर चाहिए और लेबर को फिर सैलरी किस हिसाब से देंगे, 8 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे काम करवाएंगे, तो ये सब के लिए टाइम स्टडी बहुत जरूरी थी। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स डिटरमाइन करना, कितना इंसेंटिव्स उनको देंगे, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, तो ये सब टाइम स्टडी से डिटरमाइन हो पाया। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। एम्प्लॉयज को कितना रेस्ट इंटरवल देना। अब आप लोगों की जो रिसेस होती हैं तो वो 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स होती हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसेस का, लंच का टाइम अलग होता है। किसी में 1 आवर का होता है, किसी में 30 मिनट्स, किसी में 40 मिनट्स। जनरली जो लेबर क्लास होती है वो 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करती है। ठीक है, तो फटीग स्टडी में बेसिकली देखा जाता है कि कितने फ्रीक्वेंसी में एम्प्लॉयज को रेस्ट के लिए टाइम मिले और कितना उनको रेस्ट करना चाहिए, तो ये फटीग स्टडी का के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। तो टेलर ने ये सजेस्ट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है जो अच्छे से काम कर रहा है और एक एम्प्लॉय है जो नकारा है। तो आप नकारा एम्प्लॉय को अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉय के बराबर सैलरी मत दो, अलग अलग पीस वेट सिस्टम होना चाहिए। मतलब जितने पीसेस आप बना रहे हो, जितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, अब जरा ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मान लीजिए हमने एक आउटपुट डिसाइड किया कि हमें 50 शर्ट 50 शर्ट्स पर डे बनानी है। ठीक है, और हमने एक रेट, वेज फिक्स कर दिया। अगर कोई एम्प्लॉय 50 शर्ट तक बनाएगा, मतलब हमारा टारगेट मीट करेगा, तो 300 शर्ट, 300 रुपये मिलेंगे पर शर्ट। ये रुपीज है, ठीक है, ₹300 मिलेंगे पर शर्ट। अगर कोई 300 से 50 शर्ट से ज्यादा बना देगा तो उसको ₹400 पर शर्ट मिलेंगे। अगर कोई 50 से कम बनाएगा तो उसको ₹200 पर शर्ट मिलेंगे। मतलब अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते तो आपको कम सैलरी मिलेगी, ताकि अगर आप नकारा हो तो हमको कम पैसे मिले, अच्छे काम करने वाले के इक्वल ना मिले। तो अब देखो, एक एम्प्लॉय है रामू, 50 शर्ट बनाता है, तो 50 शर्ट बनाता है तो ₹300 पर शर्ट के हिसाब से ₹15,000 वो ले जाएगा।
शामू शामू ने 51 शर्ट्स बनाई। अब 50 शर्ट्स के तो 300 थे, अब मैंने कहा 50 से अगर आप ऊपर बनाओगे तो 400 रुपये मिलेंगे, तो एक शर्ट उसने एक्स्ट्रा बनाई, 400 उसको मिले, तो 15,400 मिले। अब इससे क्या होगा, इंप्लॉय ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, 50 तो बनाएगा ही बनाएगा, नहीं मिलाएगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, 50 से भी वो ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक नानू है, इसने 49 शर्ट्स बनाई, अब ये नाकारा निकला, इसने 50 का टारगेट भी मीट नहीं किया, तो इसको हमने कम वेजेस दिए। तो अब आप देखो इससे होगा क्या, हर एक एम्प्लॉय कोशिश करेगा अच्छा करने की, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उनको एफिशिएंट एम्प्लॉय के बराबर सैलरी बराबर वेजेस नहीं मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये कहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये प्रिंसिपल का भी टॉपिक रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना है बिजनेस एनवायरनमेंट, छोटा सा चैप्टर है, इसको भी देख लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट देखो, अब बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट और कुछ नहीं है, सम टोटल है ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको टाइमली मेजर कर लें। जो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, और जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस पे इंडिविजुअली इम्पैक्ट करते हैं उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं और जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इक्वली अफेक्ट करते हैं, दैट फैक्टर्स आर कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर इसके कुछ डायमेंशन या एलिमेंट्स है, कितने तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, पेस्टल, PESTL। ठीक है, P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, और T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल, तो पेस्टल, ये ध्यान रखना है आपने। तो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब, जैसे अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, रुपीस का रेट चेंज हो गया, स्टॉक मार्केट में चेंजेस आ गए, इससे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, अभी आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट रेट से कैसे नेशनल इनकम अफेक्ट हो जाती है, या मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सारा का सारा आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मतलब, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कस्टमर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारा का सारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कस्टमर्स के ट्रेडिशंस, कस्टमर की वैल्यूज, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। कस्टमर के ट्रेडिशंस, कस्टमर की वैल्यूज, इंडिया में हो आप तो एडवर्टीजमेंट आपको अलग तरीके से चलानी पड़ेगी, यूएसए में एडवर्टीजमेंट अलग से होती हैं, आप प्रोडक्ट यूएसए में अलग तरीके के लॉन्च कर सकते हो, इंडिया में अलग तरीके से। अब मैकडोनल्ड का एग्जांपल देता हूँ, मैकडोनल्ड यूएसए वगैरह अदर कंट्रीज में है, वहाँ चिकन बर्गर चलता है या नॉनवेज आइटम्स ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, बट इंडिया में उन्होंने आलू टिक्की बर्गर निकाला, यूनिक करा, इंडिया के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, इंडिया के सोसाइटी के हिसाब से, सोशल लोगों की जो थिंकिंग थी उस हिसाब से अपने आप को चेंज किया। तो बेसिकली सोशल इन्वायरमेंट, लोगों की कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, सोशल वैल्यूज क्या है, यहाँ दुनिया भर के फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक महीने में एक बड़ा फेस्टिवल होता है, तो इस हिसाब से अपने बिजनेस जो है अपने आप को चेंज करता है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स निकालता है और बेचता है। तो सोशल फैक्टर, सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब पॉलिटिकल कंडीशन, और एक कंट्री के अंदर कैसी है, स्टेबल है या नहीं है। अब जैसे कंट्री में लास्ट 2 ईयर से मोदी गवर्नमेंट रही है, अब आगे किसकी आती है पता नहीं, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद ही गवर्नमेंट जो है वो हट रही है और नए दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, कंट्री में पीस है या नहीं, कहीं टेररिस्ट अटैक तो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिजनेस के लिए, ये सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टेबिलिटी अफेक्ट करती है। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट, कंपनी के लॉ एंड रेगुलेशन कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैसा है, कोर्ट की जजमेंट कैसी आती हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस क्या ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है या नहीं। अब चाइना में, और चाइना के अंदर क्या है, वहाँ लॉ एंड रेगुलेशंस, जो वेजेस, लेबर से रिलेटेड लॉ है, लेबर लॉ है, वो बहुत ज़्यादा लीनियंट है कंपनीज के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी चाइना भाग रही हैं कि वहाँ पे कम लेबर देनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम कराया जाता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट आ रहा है, न्यू मेथड टेक्निक अडॉप्ट हो रही है नहीं हो रही, तो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन टिकट बुक्स होती है, पहले ऑफलाइन होती थी, लाइनों में लगो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ पे टिकट बुक करो, लेकिन आजकल क्या होता है, सब ऑनलाइन हो जाता है, तो इससे काफ़ी सेविंग हुई और ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, उनको भी अपने आप को उनके हिसाब से चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, निमोनिक पेस्टल, PESTL, पेस्टल ध्यान रखना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस, ये 2-3 पॉइंट है, फटाफट से देख लो इसको। तो पहले ही बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की।
बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा क्या खास है? सबसे पहला तो ये सारा एक्सटर्नल फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ बाहर है। ठीक है, इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। ये टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक हो गए, कुछ जनरल हो गए। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, और जनरल फैक्टर जो सबको अफेक्ट करते हैं। जैसे जीएसटी आया तो सारे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हुए, कंपनीज एक्ट आया सारे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हुए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनकम टैक्स में कुछ चेंज आता है तो सारे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, सारे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होते हैं। तो ये जनरल है जो सबको अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट निकाली और कस्टमर भड़क गए उस एडवर्टीजमेंट को देख के, तो वो उसी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कस्टमर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या सोचते हैं, कस्टमर की थिंकिंग क्या है, कंपटीशन कैसा है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। और जो सबको करता है वो जनरल फोर्स। अच्छा, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ये इंटर रिलेटेड होते हैं। अब जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ये फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। पॉलिटिक्स चेंज होगी तो इकोनॉमी चेंज होगी, इकोनॉमी चेंज होगी साथ साथ वो लीगल लॉ, लॉ एंड रेगुलेशन भी चेंज करेंगे। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। और ये डायनामिक है, कॉन्टिन्यूस चेंज होते रहते हैं। नई पार्टी आएगी, नई पॉलिसी लेके आएगी। ठीक है, नई पॉलिसी लाएगी, उससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की थिंकिंग पे, सोशल नॉर्म्स पे, ट्रेडिशन पे, इन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपस में इंटर रिलेटेड और कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। और साथ में अनसर्टेन है, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। बट थोड़ा बहुत स्टडी करके हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। साथ में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। इसको स्टडी करना बहुत इंटर रिलेटेड, इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे हर एक कंट्री का अपना रिलीजियस बैकग्राउंड, रिलीजन बैकग्राउंड अलग अलग है। तो ये फैक्टर ऐसे नहीं है, जैसे इकोनॉमी का फैक्टर इंडिया को अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, यूएसए को अलग तरीके से करेगा। कस्टमर सोशल फैक्टर इंडिया का अलग, यूएसए का अलग। तो इस तरीके से ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करा इंस्टाग्राम वगैरह पे, और वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस स्टडी और बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करता रहना चाहिए। क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में क्या हो रहा है, पता तो होना चाहिए। उस हिसाब से हम अपने बिजनेस को अब एक नई न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में ही इतने बिजनेसेस खड़े हो गए क्योंकि लोगों को सोचने का, एक ब्लिंकिट करके ऐप आती है। लॉकडाउन आया, लोग ग्रोसरी का सामान नहीं ले सकते थे, तो एक ब्लिंकिट करके आ गया कि आप क्लिक करो आपके घर ही आ जाएगी ग्रोसरी। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस आइडियाज क्रिएट हुए। तो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए, अर्ली वार्निंग सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए नया लॉ आने वाला है, तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हम अपने हिसाब से उस लॉ के हिसाब से अपने आप को चेंज करें या ना करें। तो इन सबको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, साथ में प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, इसकी स्टडी करनी पड़ती है। अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से ही हम लगाते हैं, जिस हिसाब से इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उतने ही रिसोर्सेज यूज करेंगे, वहीं पे यूज करेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने आप को कोप अप करना। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। और लास्ट है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं तो हम सुटेबल प्रैक्टिसेस, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं ताकि हम उससे कोप अप कर सकें, उसको उससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट था। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, थ्रेट थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, यूजफुल रिसोर्सेज को लगाने के लिए, कोप अप विद रैपिड चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको कोप अप करने के लिए, और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लो। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर को कैंसिल करना। ठीक है, एम क्या था? करप्शन को रोकना, ब्लैक मनी को रोकना। इससे इससे क्या हुआ? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, लोगों को अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर करना पड़ा। हमारे पास अगर ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड, जो पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाता, वो सारा ब्लैक मनी होता है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक टिक्की समोसे वाला या मोमोज वाला लोगों से कैश में पेमेंट अगर लेता है, कुछ लोग उसको और ऑनलाइन यूपीआई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कैश में पेमेंट देते हैं। अब कैश में अगर वो पेमेंट ले रहा है तो कैश वाला सारा वो बैंक में थोड़ी ना डालेगा, उसको कैश में खर्च करेगा, तो वो ब्लैक मनी है। और अगर वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है तो वो उसको ऑनलाइन चाहे बैंक से निकाल ले, बट वो बैंकिंग चैनल में आ गया तो वो ब्लैक मनी नहीं रहा, वो व्हाइट मनी हो गया।
जो कैश वाला है वो ब्लैक मनी है। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन से जो कैश की मनी थी उनको उन्होंने बंद कर दिया। मोदी बीजेपी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन जब लेके आई थी तो उसने लीगल टेंडर ही हटा दिया कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब वो चलेंगे ही नहीं। तो अब हमने क्या करा, वो सारे जो पुराने नोट थे वो बैंकों पे जमा कराए। तो अब वो सब क्या हुआ, वो जो ब्लैक मनी थी जो बैंकिंग चैनल में नहीं आ रही थी वो सारी बैंकिंग चैनल में आ गई। इससे क्या हुआ, इससे लोगों को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ी, टैक्स मेजरमेंट हुई, लोगों को इनकम टैक्स भरना पड़ा। ठीक है, टैक्स कंप्लायंसेस पूरे करने पड़े। इससे क्या हुआ, लोगों के ने जो पैसे सेव किए हुए थे वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बैंक डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ गए। बैंक में सारे सबने पैसे जमा कराए थे लाइनों में लग लग के, तो बैंक में जो डिपॉजिट्स है वो बहुत बढ़ गए। और कैशलेस इकोनॉमी आई, लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करने लगे, यूपीआई ज्यादा यूज करने लगे, तो कैशलेस इकोनॉमी बन गई, रुपए कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेट्रा, इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। अब आजकल मैं खुद यूपीआई यूज करता हूँ, बार कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दी छोटी छोटी, अब कैश कौन लेके घूमता है जगह जगह। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिट मिला इससे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना इसमें, ये जो नेचर है, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये इंपॉर्टेंट है, साथ में पेस्टल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक बार रीड कर लेना, की पॉइंट ध्यान रखो, अंदर का आप एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ। ये 1 2 3 की रिवीजन थी, नेक्स्ट 4 5 6 इनकी रिवीजन करेंगे। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टाटा, ओके।